जाएंगे, फर्स्ट ईयर में ले जाएंगे। फर्स्ट ईयर की बात आज 3 साल हो गया। चौथी बरसी, कल से चौथी बरसी हो जाएगी। तो हमको क्या पता कब न्याय मिलेगा। न्याय के लिए हम बैठे हुए, कब न्याय मिलेगा। दोनों को फांसी की सज़ा हो गई होती तो क्या देवराज का इंसिडेंट करने वाले की हिम्मत होती? क्या उदयपुर में किसी की चाकू चलाने की हिम्मत होती? पूरा उदयपुर का माहौल जैसा कि ये इंसिडेंट से पहले था ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। आज कहीं पर भी चाकूबाजी की घटनाएं हो जाती है, कहीं पर भी कोई भी किसी को मार डालता है। इसी बीच देवराज हत्याकांड हो गया। उन्होंने अटैक नहीं किया या फिर उस पर जीत नहीं पा सके। वो मेरे पिताजी की हत्या है ना, उस पर एक बहुत बड़ा दाग है कि मेवाड़ की धरती पर ऐसा कुछ होना, वो भी दिन दहाड़े, और वो लोग भाग जाते हैं 150 किलोमीटर दूर। लोग साहब ने ये चीज़ें पूछी थी मुझसे कि क्या क्या आपकी डिमांड्स है और क्या क्या नहीं हुआ है केस में, तो मैंने उनको ये सब बताया था। 150 गवाह में से अगर अभी 15-20 के भी बयान नहीं हुए हैं, ठीक है, 3 साल हो गए, तो क्या इस केस को 30 साल, 40 साल या 50 साल खींच लिया जाएगा? हमें कब इंसाफ मिलेगा? कि अगर पॉलिटिक्स होगी तो केस को लंबा खींचा जाएगा और इसमें समय लगेगा, और ऐसा ही हो रहा है। एनआईए खुद अमित शाह की एजेंसी है, ठीक है, खुद उसको अमित शाह देखते हैं। उनका जस्ट एक कॉल और सीधे एनआईए अलग से कोर्ट लगवाने पर कर सकता है। देश के जो 100 करोड़ हिंदू है वो इस मूवी को देखे और जाने कि हमारे परिवार का दर्द क्या है, हमने 3 साल में क्या क्या सहा है। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड आपको याद होगा। इस नृशंस हत्याकांड के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 28 जून 2025 को इस हत्याकांड की तीसरी बरसी है, लेकिन अब भी इस हत्याकांड में पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है। अभी तक इस मामले के मुख्य आरोपियों को सजा नहीं हो पाई है। 3 साल से यह मामला चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस मामले पर सियासत भी हुई, तमाम नेता जुटे, परिवार को ढांढस बंधाया, एक के बाद एक कई वादे किए गए, सरकार की तरफ से कई वादे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी इस परिवार को इंसाफ का इंतजार है। वो हत्याकांड जिसमें एक सोशल मीडिया पोस्ट एक इतनी बड़ी गलती बन गई कि सजा मौत की मिली, और उदयपुर के कन्हैयालाल उस सोच के शिकार बन गए जिसमें धर्म का अपमान, तथाकथित धर्म का अपमान और मौत की सजा। अब लगातार पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आज मेरे साथ स्टूडियो में पीड़ित परिवार मौजूद है। कन्हैयालाल, मृतक कन्हैयालाल की पत्नी जसोदा साहू जी मेरे साथ हैं और उनके बेटे यश साहू मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे करेंगे चर्चा कि आखिर क्यों न्याय में इस मामले में देरी हो रही है। उस नृशंस हत्याकांड के बाद जिस तरीके से नेताओं का जमावड़ा पीड़ित परिवार के साथ फोटो खिंचाने में, साथ खड़े होने में लगा था, लेकिन अब इस परिवार को न्याय दिलाने में क्यों वो नेता नजर नहीं आते हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर एनआईए कोर्ट में यह मामला कहां अटका हुआ है और क्यों इस मामले में गवाहों के जो गवाही है वो दर्ज नहीं हो पा रही है, क्यों इस पर 6 महीने से फिलहाल कोई हियरिंग नहीं हुई है। ये तमाम तकनीकी पहलू इस मामले के हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का टीवी 9 राजस्थान पर। ये तीसरी बरसी कन्हैयालाल जी और जो हत्याकांड हुआ, जो नृशंस एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जसोदा जी सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा किस तरीके का अभी माहौल है 3 साल बाद। अब आप लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या नेता आप लोगों को फिलहाल, चाहे सरकार सत्तारूढ़ दल के नेता हों, विपक्ष के नेता हों या कोई भी, क्या अब भी आप लोग को ढांढस बंधाते और साथ खड़े होने का दावा करते हैं? कोई नेता वेता अभी तो कुछ नहीं। जब इलेक्शन का टाइम आता उस समय सब बोलते, उनकी उनकी पार्टी सब बोलते। जी अभी तो किसी का फोन आता है, किसी से कोई बात ही नहीं होती है। जी। आपने कहा कि नेता, चुनाव आता है तो इस बारे में बात करते हैं। क्या महज ये राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी मुद्दा भर रह गया है? इनके बारे में बोलते, इसके पापा के बारे में मुर्दा उठाते। जी कन्हैयालाल जी ये ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे बोलते थे। जी फिर उस इलेक्शन के होने के बाद तो कुछ नाम निशान कुछ नहीं लेते, जी। कोई नहीं। जो मदद है सरकार की तरफ से, दावे और वादे किए गए थे, जो मदद करने की बात की गई थी, चाहे उसमें आर्थिक मुआवजे से लेकर के नौकरियां तक देने की बात हुई, और उसके अलावा जो जो वादे थे, क्या उन पर आपको लगता है कि सरकार खरी उतरी अब तक?
नौकरी, दोनों बच्चे को नौकरी मिल गई जी और वादे भी कपिल मिश्रा ने भी करे, वो भी वादे पूरे कर दिए जी और अशोक गहलोत ने करे, वो भी कर दिए मैंने। जी पर वो पूर्ति जैसे इसके पापा की पूर्ति कोई पूरी नहीं कर सकता मेरे वो। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति की जान गई है और आपने अपने को खोया है, तो जाहिर तौर पर उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या अब वो वही नेता, इंसाफ में देरी क्यों हो रही है, इस पर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें देरी क्यों हो रही है, इस पर सवाल खड़े करते हैं और आपके साथ खड़े नज़र आते हैं क्या? आपको लगता है कि जो फिलहाल सत्ता में हैं या एक्टिव पॉलिटिक्स में लोग हैं, वो इस मामले को तकनीकी तौर पर भी उठाते हैं? पहले आए थे उस समय तो बोलते थे कि फर्स्ट ईयर में ले जाएंगे, फर्स्ट ईयर में ले जाएंगे। फर्स्ट ईयर की बात आज 3 साल हो गया, जी चौथी बरसी, कल से चौथी बरसी हो जाएगी। जी तो हमको क्या पता कब न्याय मिलेगा, न्याय के लिए हम बैठे हुए, कब न्याय मिलेगा हमको। जी ये चले, जल्द से जल्द हमको न्याय मिल जाए तो हमको थोड़ी शांति मिल जाएगी। जी। ये यश, आप बताइएगा, जैसे लगातार बात हो रही है और शुरुआत से इस केस पे मांग ये है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाया जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को सज़ा दिलाई जाए। आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रांसफ़र करने के लिए या इस मामले को फास्ट ट्रैक करने के लिए क्यों आखिर प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? और उसके बाद मैं सवाल करूंगा कि अभी एनआईए कोर्ट में क्या कुछ इस मामले को लेकर चल रहा है? नहीं, अभी आपने मम्मी से क्वेश्चन पूछा था कि जो जो वादे किए थे जी वो पूरे हुए या नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए, उस समय गहलोत सरकार थी, उन्होंने दोनों भाइयों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड की थी और उसी के बाद 50 लाख का मुआवजा भी उन्होंने इमीडिएट ही करवा दिया था। पर सबसे बड़ा वादा जी उनका और जो भी पॉलिटिशियंस घर पे आए, उनका सबसे बड़ा एक वादा था कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा जी और केस को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा मिल जाएगी। बस इस एक वादे को छोड़कर सारे वादे पूरे किए गए। जी आपको कहीं आपको ये लगता है कि क्या उस वक्त कांग्रेस की सरकार रही, अशोक गहलोत उस वक्त सत्ता में थे, सत्ता के प्रमुख थे, उसके बाद जब सत्ता चेंज हुई तो उसका असर इस मामले पर भी पड़ रहा है और उस त्वरित गति से मामला अब आगे नहीं बढ़ रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता ये क्यों पड़ रहा है या कैसे पड़ रहा है, बट एक केस का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। जी ठीक है भाई, हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम पूरा अलग चलता है। ठीक है, पॉलिटिक्स अलग चलनी चाहिए। जी ठीक है, उसमें पॉलिटिक्स आनी ही नहीं चाहिए। हमें तो न्याय से लेना देना है। हमें नहीं चाहिए कि हमारे पिताजी के केस पे किसी भी तरह की पॉलिटिक्स हो, जी क्योंकि मुझे पता है कि अगर पॉलिटिक्स होगी तो केस को लंबा खींचा जाएगा और इसमें समय लगेगा, और ऐसा ही हो रहा है। जी अभी अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की बात करूं मैं, एनआईए कोर्ट में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखी, एक्स पर जाकर एक पोस्ट किया कि भाई देखिए, जब ये मामला हुआ, जब ये वारदात हुई, उसी दिन से ये पूरा मामला एनआईए ने टेक ओवर किया। लेकिन उसके बाद से अब एनआईए में उतनी तेज़ी से इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर इसका कारण क्या है? एक्चुअली में जो वो पोस्ट हुई वो मुझसे पूछ के ही की गई थी। जी ठीक है, और गहलोत साहब ने ये चीज़ें पूछी थी मुझसे कि क्या क्या आपकी डिमांड्स है और क्या क्या नहीं हुआ है केस में। तो मैंने उनको ये सब बताया था कि ये सब चीज़ें नहीं हुई है। जी ठीक है, न तो केस फास्ट ट्रैक में चल रहा है, ऊपर से केस की जो पेशियाँ हो रही है वो सीबीआई कोर्ट को एडिशनल चार्ज दिया हुआ एनआईए को वहाँ पे हो रही है। जी इसी वजह से पेशी में डेट्स मिलती है महीने में, 1 डेट 2 डेट। ठीक है, या फिर मेरी तो 6 महीने से कोई पेशी नहीं हुई है। जी तो सोच सकते हैं आप किस स्पीड से केस चल रहा है। इसमें 150 गवाह है। अगर 150 गवाह में से अगर अभी 15-20 के भी बयान नहीं हुए हैं, ठीक है, 3 साल हो गए, तो क्या इस केस को 30 साल, 40 साल या 50 साल खींच लिया जाएगा? हमें कब इंसाफ मिलेगा? एक फेमस लाइन है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी तो वो तो इस केस में लागू हो ही नहीं रहा। 3 साल हो गए, अभी भी हम इंतज़ार में है कि केस को फास्ट ट्रैक, अभी हम मतलब उन लोगों की सज़ा के इंतज़ार में नहीं है, अभी तो हम इस इंतज़ार में है कि केस को फास्ट ट्रैक में लाया जाए। जी पहले अगर केस फास्ट ट्रैक में होगा, इस पे डे बाय डे हियरिंग होगी, एक अलग स्पेशल कोर्ट बैठेगा एनआईए का, जी तभी जाके इसमें एनआईए मतलब डे बाय डे हियरिंग हो सकती है। इसके अलावा नहीं हो सकती और केस में बहुत समय लग जाएगा। इस स्पीड से चला क्योंकि अभी जो जानकारी आई है कि एनआईए कोर्ट में कोई जज नहीं थे फिलहाल, तो सीबीआई जो कोर्ट थी उनको अतिरिक्त प्रभार एनआईए कोर्ट का दिया हुआ था। इस वजह से भी जो हियरिंग है वो काफ़ी लेट हो रही थी। तो क्या इस मामले में ये बात उठाई गई है कि इस मामले को देखते हुए वहाँ पर जज की नियुक्ति की जाए ताकि ये मामला थोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ सके, और फास्ट ट्रैक करने की मांग के साथ साथ
तमाम चीज़ें और तेज़ी से आगे जाएं। देखिए मैं तो जब से ये इंसिडेंट हुआ है पहले दिन से, जी आज इस बार 3 साल होने वाले हैं जी कल 28 तारीख को, मैं शुरू से लेकर आखिरी आज तक भी यही डिमांड कर रहा हूँ कि केस को फास्ट ट्रैक में ले लिया जाए, ठीक है, और इसको एक अलग सेपरेट कोर्ट में किया जाए, जी न कि किसी एडिशनल चार्ज वाले कोर्ट पे, ताकि उस पर डे बाई डे हियरिंग हो। पर ऐसा नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, क्योंकि एनआईए खुद अमित शाह की एजेंसी है, जी ठीक है, खुद उसको अमित शाह देखते हैं। जी उनका जस्ट एक कॉल और सीधे एनआईए अलग से कोर्ट लगवाने पर कर सकता है, पावन कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। कर सकता है। आप ये चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व तक जो देश का प्रमुख एक लीडरशिप है वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचे और कहीं ना कहीं वो इसमें लुक देखें कि भाई कहाँ तक ये मामला अभी पहुँचा और क्यों इसमें देरी हो रही है। खैर कोर्ट की अगर बात की जाए, कोर्ट पे तो ठीक है, प्रोसीडिंग्स आपने जैसा बताया कि 150 इसमें गवाह थे और अभी बहुत गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज नहीं की गई है। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि जो इस पूरे मामले पर अब एक फिल्म जो है वो भी बनाई गई है। फिल्म एक आ रही है इस पर, उदयपुर डायरीज के नाम से। उदयपुर उस फाइल्स। पर जी, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए उदयपुर फाइल्स का मतलब उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, जी ठीक है, जिसका इसका ट्रेलर भी आ चुका है अभी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और ये मूवी मेरे पिताजी की पूरी स्टोरी है, ठीक, अनटोल्ड स्टोरी जो लोगों तक नहीं पहुंची, जी जो लोग नहीं जानते, ये उन लोगों के लिए एक सच है जो देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था, ठीक है, और हम चाहेंगे कि देश की जो 100 करोड़ हिंदू है, देश के जो 100 करोड़ हिंदू है वो इस मूवी को देखें और जाने कि हमारे परिवार का दर्द क्या है, हमने 3 साल में क्या क्या सहा है, इसमें वो सब कुछ दिखाया गया है। जी बिल्कुल, इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन आपने अभी एक जिक्र किया कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री ने आपसे पूछा कि क्या मामले में चल रहा है, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अपना एक पोस्ट डाला, उसके बाद क्या कुछ आश्वासन उनकी तरफ से भी दिया गया कि किस तरीके से इस मामले में वो जो है हस्तक्षेप करें तो ज़्यादा तेज़ी से काम हो? उन्होंने उन्होंने मुझे मतलब ऐसा, वो जब भी आते हैं उदयपुर तो 2-3 बार मिले भी हैं, जी ठीक है, उसके बाद उनका हमेशा ये आश्वासन देता है कि बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिलता तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। जी। क्या कभी मौजूदा सरकार में किसी प्रतिनिधि से, चाहे मुख्यमंत्री हों या कोई मंत्री हों, इस बाबत कोई मुलाकात या कोई बातचीत हुई, आपने उनके सामने अपनी बात रखी? मैं मौजूदा सरकार में हमारे राजस्थान के सीएम भजन लाल जी से मिला था जब जी लोकसभा चुनाव होने वाले थे, हुए नहीं थे। जी तो उस समय जब मैं उनसे मिला तो उनका ये कहना था कि अभी तो थोड़े लोकसभा चुनाव है, इस वजह से अमित शाह और मोदी जी भी व्यस्त है, पर मैं आपकी ये बात है उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और आपको न्याय दिलाने हम साथ हैं ये चुनाव के बाद। पर उस चुनाव को हुए भी अभी साल से 1.5 साल ऊपर होने आया है, जी पर उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जी। कोई आपकी मांग है जो आप चाहते हैं कि भाई टीवी 9 के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुँचे? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए एक ही मांग है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले, जी एनआईए का स्पेशल कोर्ट बैठे, केस पे डे बाय डे हियरिंग हो, बस इतना ही चाहिए हमें, क्योंकि बहुत समय हो गया, ठीक है, उस बात को मतलब 3 साल एक काफ़ी लंबा समय होता है इंतज़ार का, जी ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि ये 3 साल आगे 6 साल 9 साल या फिर आगे और इसका समय बढ़े। मैं चाहता हूँ ये केस इसी साल निपट जाना चाहिए। आस पड़ोस में जहाँ पर आप लोग का घर है, इस पूरे मामले के बाद फिलहाल किस तरह के रिएक्शंस या किस तरह का व्यवहार अ, इलाके में या आप लोग का जो पड़ोस है, किस तरह का माहौल फिलहाल आप लोगों के लिए है? देखिए हमारे जो आसपास का एरिया है वो बिल्कुल पूरा हिंदू क्षेत्र है, जी तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छे हैं पड़ोसी और सबसे व्यवहार अच्छा है। जी बस ये है कि पापा के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है, जी पूरा उदयपुर का माहौल जैसा कि ये इंसिडेंट से पहले था ना वैसा बिल्कुल नहीं है। जी आज कहीं पर भी चाकूबाजी की घटनाएं हो जाती है, कहीं पर भी कोई भी किसी को मार डालता है, इसी बीच देवराज हत्याकांड हो गया अगर आपने सुना हो। जी तो ये हत्याएं नहीं रुकने वाली जब तक एक कड़ा कानून सरकार सामने न लाए। अगर हमारे केस के अंदर उन दोनों को फांसी की सज़ा हो गई होती तो क्या देवराज का इंसिडेंट करने वाले की हिम्मत होती? क्या उदयपुर में किसी की चाकू चलाने की हिम्मत होती? जी भाई एक बड़ा उदाहरण पेश हो सकता था
कि इस केस में ये काम करने वाले लोगों को, हत्या करने वाले लोगों को फांसी के अंजाम तक पहुंचा दिया गया और वो नहीं पहुंचाया गया, इसीलिए और इंसिडेंट होते ही जा रहे हैं। जी। जिस तरह की विवाद के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया यश, और जो चीज़ें निकल कर सामने आई कि भाई देखिए एक धर्म विरोधी पोस्ट कर दी गई और उससे एक समुदाय इतना विशेष समुदाय इतना भड़क गया कि उसके कुछ लोगों ने आकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि भाई कैसा सज़ा दिलाने की, जाहिर तौर पर पूरा देश आप लोग के साथ खड़ा है और पूरा देश ये चाहता है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा हो, देखिए, लेकिन उस सज़ा के ज़रिए आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके का नैरेटिव सेट हो? क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं और भी कई जगहों पर, अब देखिए पहलगाम का जिस तरीके से मामला सामने आया, वहाँ पर भी जो वारदात के बाद चीज़ें निकल कर सामने आई कि धर्म देखकर वहाँ पर लोगों को धर्म मार दिया पूछ के गया, मारा गया। धर्म पूछ कर मार दिया गया। तो किस तरह का एक नैरेटिव सेट हो आरोपियों को सज़ा देकर, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, अभी आपने पहलगाम की बात की ना, जी। तो इससे मुझे बहुत मतलब सटीक बात याद आई कि पता है पहलगाम में ऐसा बोला जा रहा था कि वो तो कश्मीर घूमने गए लोग, जी। इसलिए उनको मार दिया, उनको जाना ही नहीं था, ठीक है? बहुत गलत, ठीक है? रीज़न कि अगर ज़रूरी नहीं कि कोई कश्मीर जा रहा है तो ही उसको मार रहे हैं, नहीं। देश के किसी भी कोने में आप सेफ नहीं हो अगर आप अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं रखते, ठीक है? अब देखिए, मेरे पिताजी तो उदयपुर में थे, अपनी दुकान में थे, ठीक है? वहाँ पर कौन सा कश्मीर, ठीक है? फिर वहाँ पे दुकान में घुस के मार दिया, मेवाड़ की धरती पर मार दिया, ठीक है? जिस पे आज तक रिकॉर्ड था कि कभी मुगलों ने अटैक नहीं किया या फिर उस पे जीत नहीं पा सके। वो मेरे पिताजी की हत्या है ना, उस पे एक बहुत बड़ा दाग है जी। कि मेवाड़ की धरती पर ऐसा कुछ होना, वो भी दिन दहाड़े, और वो लोग भाग जाते हैं 150 किलोमीटर दूर। बहुत बड़ी बात है, ठीक है? उसके बाद ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनको पकड़ लिया, वरना वो अगर अजमेर दरगाह निकल जाते तो इम्पॉसिबल कि उनको पकड़ा जाता। जी। वो वही गुल हो जाता। एक इस मामले पर बड़ी राजनीतिक नूरा कुश्ती चलती है कि पूर्व सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि देखिए जैसे ये वारदात हुई, आरोपी को तुरंत तत्काल प्रभाव से पकड़ा गया बिना किसी देरी के। मौजूदा सरकार इसमें अपने तर्क रखती है और तमाम चीज़ें कहती है कि देखिए किस तरीके से मामला एनआईए कोर्ट में चल रहा है, एनआईए ने तुरंत इसको टेक ओवर किया था। तो क्या जो न्याय है या जो कोर्ट में प्रोसीडिंग धीरे चल रही हैं, क्या पॉलिटिक्स को भी एक वजह मान रहे हैं आप कि जो प्रदेश की पॉलिटिक्स उस धुरी पर चल रही है, अगर उस धुरी पर ना होती तो कहीं ना कहीं वो तेज़ी से मामला इस कोर्ट में आगे बढ़ता? देखिए, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं ना जी। जिनमें इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाया, 2 महीने के अंदर भी सज़ा हुई है। जी। सिर्फ 2 महीने के अंदर। मैं तो ये तो 3 साल हो गए, ठीक है? तो आप जो बात कर रहे हैं ना कि पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं देरी हो रही है, यही इसका सीधा मीन है, जी। ठीक है? तो देखिए, मैंने इसी तरह के क्वेश्चन, देखिए मैं भी ज़्यादा इस चीज़ में नहीं समझता था, ठीक है? तो मैंने भी लोगों से क्वेश्चन किए, ठीक है? तो मुझे भी कहीं ना कहीं से जानकारी कि जो केस है वो तो सिर्फ अगले दिन ही, इंसिडेंट होने के अगले दिन ही एनआईए को दे दिया गया था। जी। वो तो उसी दिन से सेंटर के हाथ में आ गया था, ठीक है? उसके बाद मतलब स्टेट का कोई रोल बचा ही नहीं, ठीक है? अगर सेंटर चाहे तो उसको आज कर दे, कल कर दे, या हो सके तो कितने भी साल चलाए। जी। बिल्कुल ठीक है, वापस थोड़ा सा लौट रहे हैं फिल्म पर। अब ये फिल्म बन रही है, ठीक है। अब जब केरला फाइल्स जब मूवी बनी तो कुछ लोगों ने इस तरह के तर्क दिए कि भाई जो ज़ख्म है, पुराने ज़ख्म, उनको खरीदने से क्या फ़ायदा? आपको क्या लगता है कि इस तरह की कोई वारदात होती है और चूँकि आप पीड़ित हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की फ़िल्म बनेगी तो वो कहीं न कहीं पीड़ित परिवार के ज़ख्मों को हरा करती है, या फिर इस तरह की फ़िल्म बननी ज़रूरी है ताकि लोगों तक सच पहुँचे? देखिए, मैं नहीं जानता था कि केरल में कभी क्या हुआ, जी। ठीक है? मैं नहीं जानता था कि कश्मीर में कभी क्या हुआ, जी। ठीक है? पर जब मैंने, आज का जो यूथ है वो इसी तरह का है कि उनको किसी तरीके से पर्दे पे उतार कर दिखाया जा सकता है, ठीक है? आज देश का हर इंसान जानता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था और केरला में क्या हुआ था, ठीक है? बट देश का हर इंसान ये नहीं जानता कि कन्हैयालाल जी के साथ एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे पापा के साथ एक्चुअली क्या हुआ था। जी। तो जो प्रोड्यूसर है अमित जानी जी। जी, वो मेरे घर पर आए थे और उनके साथ डायरेक्टर भी थे भारत सिंह। तो भारत सिंह शिंदे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम देश के 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए मूवी बनाना चाहते हैं, न कि 100 करोड़ कमाने के लिए। जी। बस ये उनकी एक लाइन मुझे समझ में आई और मैंने उनको मूवी बनाने के राइट्स दे दिए। जी।
अभी आपने बताया कि 11 जुलाई को ये फिल्म जो है वो रिलीज़ होगी। कई और स्क्रीन्स पर इससे पहले, रिलीज़ से पहले कई और जगह इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। उसकी कोई जानकारी आप तक है या? नहीं, ये सब जानकारी सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तक सीमित है। जी। एक आखिर में एक संदेश क्या सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं और क्या जनता तक एक संदेश देना चाहते हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए कि इस मामले में किस तरीके से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, क्योंकि प्रदेश की सियासत भी कम से कम चुनाव के समय तो इस धुरी पर घूमती है, तो आपका एक क्लियर संदेश सरकार और आम जनता तक क्या है? देखिए, मेरा जो क्लियर संदेश वो सरकार तक तो ये है कि किसी भी तरीके से ऐसा कानून लाया जाए जी। जिसमें जो इस तरह के केसेस होते हैं जिनमें इंसान सामने से कबूल लेता है, ठीक है, वीडियो बनाकर कबूल लेता है कि मैंने मारा है और इसलिए मारा है, तो कम से कम इस तरह के जो सिंपल केसेस है जिसमें खुद आरोपी कबूलता है, उनमें तो कम से कम जल्दी सज़ा हो जानी चाहिए। ठीक है, हम दूसरी चीज़ें मानते हैं कि कोई अगर बेगुनाह है वो न फंसे इसलिए कि कानून को इस तरीके का बनाया गया, पर जो अपराधी है, जो आतंकवादी विचारधारा का है, जो 2611 की नंबर प्लेट यूज़ करता है गाड़ी पे, जी। तो उनको रखने का क्या सेंस है? कसाब को भी 11 साल क्यों रखा गया और इनको कितने साल रखा जाएगा, ये जवाब दे दे बस सरकार हमें। बिल्कुल। जसोदा जी, एक सवाल आखिरी आपसे, आप क्यों क्या कुछ कहना चाहती हैं सरकार से? इस मामले पर हमने तमाम नेताओं से भी बातचीत की है, उन उसमें एक पॉलिटिकल नूरा कुश्ती भी चलती है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं, तो आपका संकेत और संदेश क्या है? मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, तो मेरा केस फास्टर में ले जाके उनको फांसी दिला दे तो जी। बढ़िया रहेगा। मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का समय देने के लिए और अपनी बात इस मंच से सरकार को कहने के लिए। तो फिलहाल 3 साल हो चुके हैं, तीसरी बरसी है एक नृशंस हत्याकांड के। उदयपुर में जो हुआ, कन्हैया लाल के साथ और उसके परिवार के साथ जो हुआ, पीड़ित परिवार 3 साल से न्याय की, इंसाफ के इंतज़ार में है और गुहार लगा रहा है, अपील कर रहा है। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। क्या जो परिवार की मांग है कि इस तरह के मामलों में एक सख्त कानून बनाया जाए, क्या उस तरह के कानून पर विचार किया जाएगा? और फिलहाल जो एक फिल्म इस पूरे हत्याकांड पर, इस पूरी वारदात पर सामने आ रही है, उससे उसका इम्पैक्ट लोगों पर कितना पड़ेगा और क्या उसके ज़रिए जो उदयपुर हत्याकांड का पूरा सच है वो आम लोगों तक पहुंच पाएगा? इस पर तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहीं रुकेंगे, लेकिन राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।